फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे ना? हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम 2026 में 100% आएगा। और अगर आप लोग फिजिक्स में 100/100 लाना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह मेरी गारंटी है और तैयारी हम आप लोगों को कराएंगे अगर आप लोग हमारे साथ हो तो। ठीक है, और चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट की ओर। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वोल्ट। क्या है विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक? क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूलॉम। ऑप्शन ए बी कूलॉम। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच बल किसके अनुसमानुपाती होता है? कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच बल किसके अनुसमानुपाती होता है? ऑप्शन ए केवल उनके गुणनफल के, केवल ऑप्शन बी केवल उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ऑप्शन सी उनके गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन डी इनके योग के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनके गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, यदि दो समान आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाए तो वे क्या करेंगे? ऑप्शन ए आकर्षित होंगे, ऑप्शन बी विकसित होंगे, ऑप्शन सी अस्थिर रहेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। यदि दो समान आवेश एक दूसरे के समीप लाए जाए तो वे क्या करेंगे? ऑप्शन ए आकर्षित करेंगे, ऑप्शन सी बी विकसित करें, ऑप्शन बी विकसित होंगे, ऑप्शन सी अस्थिर होंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, यदि किसी बिंदु पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो उस पर विद्युतीय क्षेत्र फ्लक्स होगा। यदि किसी बिंदु पर पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो उस पर विद्युतीय क्षेत्र फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी न्यूनतम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन ए उस बिंदु पर एकाक आवेश पर लगने वाला बल, ऑप्शन बी आवेश की गति, ऑप्शन सी विद्युत विभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? ऑप्शन ए उस बिंदु पर एकाक आवेश पर लगने वाला बल, ऑप्शन बी आवेश की गति, ऑप्शन सी विद्युत विभव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस बिंदु पर एकाक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, यदि किसी क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनी हो तो उस इसका अर्थ क्या होगा?
यदि किसी क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनी हो तो इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। ऑप्शन बी क्षेत्र तीव्रता कम होगी। ऑप्शन सी क्षेत्र अस्थिर होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि किसी क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं धनी हो तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। ऑप्शन बी क्षेत्र तीव्रता कम होगी। ऑप्शन सी क्षेत्र अस्थिर होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यदि किसी आवेश को चारों ओर समान रूप से वितरित किया जाए तो उसका प्रभाव डैश होगा। यदि किसी आवेश को चारों ओर समान रूप से वितरित किया जाए तो उसका प्रभाव ऑप्शन ए सभी दिशाओं में समान होगा। ऑप्शन बी किसी दिशा में नहीं होगा। ऑप्शन सी केवल नीचे की ओर होगा। ऑप्शन डी केवल ऊपर की ओर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी दिशाओं में समान होगा। सभी दिशाओं में समान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यदि किसी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र हो तो वह चालक डैश होती है। यदि किसी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र हो तो वह चालक डैश होती है। ऑप्शन ए आवेशित होगा। ऑप्शन बी अनावेशित होगा। ऑप्शन सी ध्रुवीकृत होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। यदि पृथ्वी को एक चालक माना जाए तो उसका विद्युतीय विभव क्या माना जाता है? यदि पृथ्वी को एक चालक माना जाए तो उसका विद्युतीय विभव क्या माना जाता है? ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी असीमित। यदि पृथ्वी को एक चालक माना जाए तो उसका विद्युतीय विभव क्या माना जाता है? ऑप्शन ए धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी असीमित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन सी शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? ऑप्शन ए घन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ऑप्शन बी ऋण आवेश से घन आवेश की ओर। ऑप्शन सी केवल घन आवेश के चारों ओर। ऑप्शन डी केवल ऋण आवेश के चारों ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यदि पृथ्वी को अनंत चालक माना जाए तो इसका विद्युतीय क्षेत्र होगा। यदि पृथ्वी को अनंत चालक माना जाए तो इसका विद्युतीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए शून्य। ऑप्शन बी अनंत। ऑप्शन सी न्यूनतम। ऑप्शन डी अज्ञात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। गॉस का नियम किस पर लागू होता है? गॉस का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र पर। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र पर। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण पर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ऑप्शन डी धारा क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र पर। विद्युतीय क्षेत्र पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। यदि एक आवेशित चालक गोला है तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र डैश होगा। यदि एक आवेशित चालक गोला है तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? तो ऑप्शन ए अधिकतम होगा। ऑप्शन बी न्यूनतम होगा। ऑप्शन सी शून्य होगा। ऑप्शन डी अनंत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14।
यदि किसी चाल बिंदु आवेश के चारों ओर गॉस सतह ही ली जाए तो उसका फ्लक्स क्या होगा। यदि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर गॉस सतह ली जाए तो उसका फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन ए हमेशा धनात्मक होगा, ऑप्शन बी हमेशा हमेशा ऋणात्मक होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा, ऑप्शन डी आवेश के मान पर निर्भर करेगा। आवेश के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेश के मान पर निर्भर करेगा। आवेश के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए कुल संलग्न आवेश, ऑप्शन बी कुल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कुल विभव, ऑप्शन डी कुल बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल संलग्न आवेश। ओके, प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। गॉस का नियम किसके आधार पर कार्य करता है। गॉस का नियम किसके आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन ए न्यूटन के गति नियम, ऑप्शन बी कूलॉम का नियम, ऑप्शन डी उष्मागतिकीय का प्रथम नियम, ऑप्शन डी हुक का नियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। यदि किसी चालक की सतह पर समान रूप से आवेश वितरित हो तो विद्युतीय क्षेत्र डैश होगा। यदि किसी चालक की सतह पर समान रूप से आवेश वितरित हो तो विद्युतीय क्षेत्र डैश होगा। ऑप्शन ए अंदर शून्य होगा, ऑप्शन बी सतह पर शून्य होगा, ऑप्शन सी हर जगह समान होगा, ऑप्शन डी सतह के बाहर शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंदर शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यदि कोई आवेश रहित चालक किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र डैश होगा। यदि कोई आवेश रहित चालक किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र डैश होगा। ऑप्शन ए अधिकतम होगा, ऑप्शन बी न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा, ऑप्शन डी अनंत होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ऑप्शन ए क्योंकि वे बंद पथ बनाती है, ऑप्शन बी क्योंकि वे एक दिशा में ही होती है, ऑप्शन सी क्योंकि वे दो अलग अलग दिशाओं में क्षेत्र नहीं दिखा सकती, ऑप्शन डी क्योंकि वे आवेशों को विकसित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि वे दो अलग अलग दिशाओं में क्षेत्र नहीं दिखा सकती। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रकाश किरण दुर्बल माध्यम सघन माध्यम में जाए, ऑप्शन बी प्रकाश किरण सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में जाए, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण से कम हो, ऑप्शन डी आपतन कोण शून्य हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम हो।
प्रश्न संख्या 20, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, प्रकाश किरण दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम जाए। ऑप्शन बी, प्रकाश किरण सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में जाए। ऑप्शन सी, आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम हो। ऑप्शन डी, आपतन कोण शून्य हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश किरण सघन माध्यम से दुर्बल माध्यम में जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं लगता। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।